हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपको आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग क्या है कि आज हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं, मतलब नया पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं बता दूं कि आप लोग जैसे कि जो पुराने स्टूडेंट हैं या जो मेरे पुराने दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए उनके लिए थोड़ा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज क्या 2-4 दिन के लिए, क्योंकि मैं अभी जो टॉपिक जैसे हमारा ज्योग्राफी का चल रहा था मैं अभी स्टॉप करने जा रहा हूँ। उसकी जगह पे मैं कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ, कुछ डिमांड आई है, ठीक है। कुछ दोस्तों ने मेरे कहा है कि उसको शुरू करूँ, तो मैंने उनके लिए थोड़ा शुरू किया है। दोस्तों आप लोग थोड़ा उसको है ना, मतलब थोड़ा हमारे साथ कॉपरेट करें। बाकी 4-5 दिन की बात है दोस्तों। जो पुराने स्टूडेंट जो ज्योग्राफी मेरे से पढ़ रहे हैं उनको बस 4-5 दिन वेट करना है, उसके बाद हम लोग फिर अपना प्रॉपर ज्योग्राफी पे ही बात करेंगे। बट अभी दोस्तों क्या है कि जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि एक पेपर इस समय पेपर आने वाला है 28 तारीख से आईसीआर का। दोस्तों आईसीआर का पेपर आने वाला है, आईसीएआर, ठीक है। 28 तारीख से स्टार्ट है पेपर। तो उससे रिलेटेड दोस्तों थोड़ी क्वेरीज आई है उसमें दोस्तों, जैसे कि मेरे कई मित्र हैं और जो लोगों ने कहा है कि इसको शुरू करो क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रहा है लोगों को। तो आप लोग ठीक है ना, उनके लिए मैं लेकर आया हूँ। बाकी तो जो पुराने बच्चे हैं वो भी देखें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, उन भी बने रहें, थोड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जैसे आपदा प्रबंधन हर पेपर में आता है, आपका कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप हर पेपर में आपको देखेंगे 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। बट इसमें कुछ ज़्यादा ही ये रोल है ना, भूमिका अपना निभा रहा है। इसी वजह से क्या है कि दोस्तों हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे दोस्तों जो मित्र मेरे हैं जो आईसीआर का फॉर्म भरे होंगे, फिल किए होंगे और जिन्होंने पेपर दे रहे हैं जो उनको दोस्तों उनका मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि उनको सिलेबस पता होगा दोस्तों, ठीक है ना। और पता ही होगा, जाहिर सी बात भाई दोस्तों, सिंसियर बच्चे हैं तो पढ़ेंगे, उनको पता तो होगा ही। तो जैसे अगर मैं बता दूं, मैं फिर भी लिख दे रहा हूं। तो जैसे आईसीआर में जैसे अगर बात करें तो उसको 4 सेक्शन में बांट रखा है। तो पहला है सोशल साइंस यानी समान ज्ञान, सोशल नॉलेज है ना, जनरल नॉलेज यानी समान ज्ञान। फिर दूसरा दोस्तों इसमें है कि गणित यानी मैथमेटिक्स। फिर तीसरा दोस्तों विज्ञान यानी साइंस दोस्तों। फिर चौथा है दोस्तों इसमें सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, ठीक है दोस्तों, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। दोस्तों ये टॉपिक्स हैं, हर 4 टॉपिक्स में इसको बांटा गया है सर है ना, 4 सब टॉपिक्स बनाए हैं। इसमें से हर सेक्शन से दोस्तों 25-25 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे आप जनरल नॉलेज की बात करें या समान ज्ञान की बात करें तो यूट्यूब अगर आप फॉलो करते हैं यूट्यूब को, तो आपको यूट्यूब पे हर प्लेटफॉर्म में इसका मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। और कई लोग अच्छा पढ़ा भी रहे हैं यूट्यूब पे, ऐसा भी नहीं है कि सब, ठीक है। गणित है, ये भी दोस्तों आप लोगों को कई जगह पे मिल ही जाएगा। विज्ञान भी आपको दोस्तों मिल जाएगा। बट इसमें की जो सेक्शन है दोस्तों, इसमें दोस्तों थोड़ा दिक्कत आ रहा है ना दोस्तों को। मेरे जो बच्चे हैं थोड़ा जो पेपर दे रहे हैं उनको थोड़ा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ रहा है। तो मैं बता दूं, जैसे इसमें 3 टॉपिक्स हैं। समकालीन विश्व की राजधानी राजनीति, समकालीन विश्व की लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है ना। ये टॉपिक्स है पहला, इसमें डिवीजन किया हुआ है। फिर दूसरा इसमें दोस्तों आपका है आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोस्तों, आर्थिक विकास, ठीक है दोस्तों। तीसरा इसमें दोस्तों क्या है आपका वही आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, इंग्लिश में लिखा होगा डिजास्टर आपदा प्रबंधन। तो ये टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये 4 टॉपिक्स है और 3 टॉपिक हर टॉपिक से दोस्तों 8 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ एवरेज रहेगा। किसी में 9 भी आ सकता है, किसी में 10 भी आ सकता है, किसी में 7 भी आ सकता है, ऐसा कि नहीं। मान ये 3 सब टॉपिक्स हैं, इसमें से आपको 25 क्वेश्चन आने हैं। अगर मैं एवरेज ऐसे लेके चलूँ तो मैं ये तो अभी करा नहीं रहा दोस्तों, तो ये मैं ये कवर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं अगर इसकी बात करूँ तो अगर मैं इसका कम से कम देखूँ तो 7-8 क्वेश्चन तो दोस्तों इसमें आने ही आने, एवरेज क्वेश्चन है 7-8 आने ही आने इससे। और अगर मैक्सिमम हो सकता है 10 भी आ जाएँ, तो ये मैक्सिमम 10 रहेंगे, इसके मिनिमम 8 या 7 रहेंगे, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। तो आप सोचिए, आप पेपर में 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यानी 8% निकल रहा है इसका, 10 यानी 10%, यानी एक बहुत है ना, बहुत निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अगर जिसका पेपर अगर इन तीनों में अगर सही नहीं हुआ, अगर इसमें से अगर कर ले रहा कुछ बहुत इस सेक्शन से, तो आपका बहुत कुछ कवर हो सकता है दोस्तों। तो ये मान लीजिए एक डिसिसिव मतलब एक निर्णायक भूमिका निभाएगा ये आपके पेपर में, ये मैं बता सकता हूँ। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन मान लीजिए मैं लेके चल रहा हूँ, मैं 8 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ तो मैं पढ़ाने के बाद मेरे 6 क्लासेस रहेंगे दोस्तों, संडे तक ही रहेगा। जितना कवर हो सकेगा दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा आपका। तो लगभग मैं ये सोच चलूँगा कि आपका कम से कम 5-6 क्वेश्चन मिल ही जाए वहाँ से। 8 अगर 8 आ रहा है तो कम से कम 4-5 तो मिल ही जाए, इतना ठीक है।
तो और 6 दिन की क्लास में अगर आपको इतना मिल रहा है दोस्तों तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो और कुछ कोई दिक्कत नहीं। और बाकी आपका जो चल रहा है चलने दीजिए। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा बात ना करके दोस्तों अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि टाइम बचा नहीं है। टाइम ज़्यादा अगर इधर उधर बात करेंगे तो फिर दोस्तों ये आधे घंटे की जो क्लास भी होनी तो उसमें 20 मिनट तो मान लीजिए यही चला जाएगा, तो क्या बेनिफिट निकलेगा। तो हम लोग ज़्यादा बात ना करके दोस्तों अपने टॉपिक्स पे सीधे आते हैं। और दोस्तों जो भी नया हो मेरे प्लेटफॉर्म पर अगर जुड़ा हो, अगर मेरी क्लास अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब करना है और दूसरों को दोस्तों शेयर भी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, है ना दोस्तों। एक सेकंड में देख लूँ मेरी वीडियो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि सर दोस्तों कभी कभी रुक जाती है वीडियो मेरी। 2-3 बार मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मुझे देखना पड़ता है बीच बीच में, ठीक है ना। आप लोग उसको अन्यथा ना लें। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक्स। कौन सा दोस्तों? आपदा प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। ठीक दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, आपदा प्रबंधन। तो दोस्तों क्या है कि हम लोग जैसे कि सबसे पहले मेरा एक पढ़ाने का तरीका रहा है कि जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं पहले उसके बारे में जानते हैं, तभी उसके बारे में जान पाएंगे कि इसका क्या बेनिफिट है, या इसको हम लोग पढ़ने क्यों जा रहे हैं, क्यों पेपर में पूछा जा रहा है, तभी तो हम इसको अच्छे समझ पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपदा प्रबंधन की बात करें तो आजकल समस्या बनी हुई है। क्यों? जैसे कि अगर आप बात करें तो जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई, अब उस बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ देश का, है ना। उत्तराखंड में जैसे बाढ़ आई तो उत्तराखंड स्टेट को तो नुकसान हुआ ही, हमारे देश का एक अब ठीक है भाग है, तो हमारे देश पे उसको काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। ऐसे जैसे साउथ इंडिया में आप देखिए तो हर साल अगर बारिश का मानसून होता है तो उसमें हर साल देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। बारिश की वजह से क्या होता है, फिर वहाँ पे जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं और जो चीज़ें हैं वो थोड़ा उसमें बाधा उत्पन्न कर देती हैं, ठीक है। उस वजह से क्या है कि अब उन जो बाढ़ है या जो सूखा हो जाता है, कभी कभी हमारे देश में सूखा भी पड़ रहा है, सूखे की वजह से क्या हो रहा है, फसल नुकसान हो रही है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे देश की समस्याएँ हैं। इन समस्याओं को कैसे टैकल किया जाए या कैसे इनका निवारण किया जाए, इन्हीं समस्याओं को, भूकंप है, सुनामी है, या बाढ़ है, या सूखा है, या जो भी भूस्खलन है, हिमस्खलन है, ये जो चीज़ें हैं, ये सुनामी है ना, ये सारी चीज़ें, इनको कैसे इनका निवारण किया जाए कि ये ऐसी घटनाएं हैं कि ये हमेशा आती रहेंगी। तो इनको ऐसे हम लोग ऐसा क्या करें, हम अपने देश में ऐसा प्रबंधन बना दें कि ये सारी घटनाएं जो हैं वो या तो उनका प्रभाव कम हो जाए, अगर हम उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं तो उसका प्रभाव एटलीस्ट तो कम कर लें, ठीक है, या तो इनकी समस्याओं का पूरा समूल नाश कर दें, यानी समूल जड़ से समाप्त कर दें वो समस्या। तो इन समस्याओं का जो प्रबंधन करते हैं उसी को कहते हैं आपदा प्रबंधन। दोस्तों ये चीज़ें, तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि आपदा, इसको हम लोग 2 सेगमेंट में बांट के पढ़ेंगे दोस्तों, 2 सेगमेंट में बांट के पढ़ेंगे। पहली चीज तो दोस्तों हम लोग जानेंगे आपदा क्या होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरी चीज है आपदा प्रबंधन। पहले हम लोग कौन कौन सी आपदा हमारे देश में है और किस विकराल रूप में है या कैसे होती है वो देखेंगे पहले, फिर जब उसको जान जाएंगे कि ये ऐसे ऐसे उत्पन्न हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रबंधन करेंगे, तो हो सकता है उसमें हो जाए, ठीक है, आपदा प्रबंधन। अब आपदा जो होती है वो 2 तरीके से होती है दोस्तों। अभी मैं इसको एक बना दे रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर, ताकि आप लोगों को याद रहे। एक तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे बाढ़ है, ठीक है दोस्तों, बाढ़ है, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ मैं लिख दे रहा हूँ, आपदा जैसे प्राकृतिक आपदा, और दूसरा मानवीय आपदा। 2 तरीके की आपदा होती है, एक तो मानव द्वारा जो उत्पन्न की गई हैं वो आपदा हो गई हैं, और जो प्राकृतिक आपदा। तो जैसे अगर हम प्राकृतिक आपदा में बात करें, जैसे दोस्तों बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, सुनामी है, भूस्खलन है, हिमस्खलन है, हिमस्खलन, ठीक है ना, यानी बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, है ना। तो और भी चीज़ें जैसे है ना, और ये फिर जैसे मानवीय में हम बात करें, ठीक है ना, इत्यादि आदि लिख लो, और भी हैं, उनको कोई जरूर इतनी पढ़ें पहले। फिर जैसे मानवीय में जैसे हीट वेव, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होगा, वैश्विक तापन हो रहा है। औद्योगिक आपदा, हम लोग क्या कर रहे हैं, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक आपदा इत्यादि,
ठीक है, हीट वेव्स। औद्योगिक आपदा जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जैसे फैक्ट्रियां हैं तो फैक्ट्रियों के रीजन से क्या कौन सी आपदा आ रही वो पढ़ेंगे हम लोग। तो ये प्राकृतिक आपदा एवं मानवीय आपदा। अब प्रबंधन में क्या पढ़ेंगे, प्रबंधन में हम लोग एक तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या इनके लिए क्या किया जा रहा है वो देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए प्रयास, जैसे इसमें पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर इन जो घटनाएं हैं, ये जो आपदाएं हैं, ये जो आपदाएं यानी प्राकृतिक आपदाएं एवं मानवीय आपदाएं जो हैं, ये जो हैं इनके प्रयास, इनको रोकने के लिए, इनको कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाने, यानी राष्ट्रीय स्तर पर, उसी को प्रबंधन बोलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास है ना, ये जो आपदाएं हैं इनको रोकने के लिए क्या राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास। और दूसरा इसमें दो फैक्टर बनेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास, ये दो हैं। इसको बनाइए दोस्तों, आप लोग ऐसे बनाइए, फिर इसको करते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा ना दोस्तों, समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बड़े आसान शब्दों में हम लोग करते चलेंगे, इसको करिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको बना लिए होंगे, ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी साथ में चलिए, ठीक है। तो ये चीजें, यानी आपदा को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा होती है जैसे बाढ़, भूकंप, कुछ आपदाएं जो हैं जो मानव ने उत्पन्न कर दी हैं। अब कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं भी हैं, सॉरी अभी मैं बताऊंगा दोस्तों, कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं भी हैं जो मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न हो रही हैं। अभी मैं उसका एग्जाम्पल भी दूंगा, बाकायदा स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसमें फिर हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों आपदा। तो पहला, जैसे मैंने इसमें दो पिलर बनाए हैं दोस्तों, मेरा यही हमेशा रहा है कि मैं इसको हर चीज़ को बांट के पढ़ता हूँ ताकि आसान से पढ़ सके, आसानी से हर चीज़ को जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो उसमें समझ में आता है कि अभी क्या पढ़ना, अब हमको ये पढ़ना है और इसमें का ये चीज़ पढ़ना है। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, ये चीज़ और ये जो चीज़ है, ठीक है ना, इनको लगभग हम लोग 2 से 3 क्लास में कवर कर लेंगे। 2 क्लास में तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा, 3 क्लास में हो एटलीस्ट ये हो जाएगा, और 2 क्लास में ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और हमारे पास है भी, आज मंगलवार है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, आज को मिला के 5वां दिन और संडे 6 दिन है, तो हम लोग आराम से कर लेंगे इसको टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 दिन में ये सारी चीज़ें कवर होंगे। संडे तक, मंडे को पेपर है, आप लोग देख सकते हैं आराम से, तो है ना, आपका रिवीजन या अच्छे से आप लोग अभी पास में ही पढ़ रहे हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, वहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो लगा लेंगे फट से। तो हम लोग दोस्तों ये करने जा रहे हैं दोस्तों, आपदा शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आपदा डाल रहे हैं हेडिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग करने जा रहे हैं, समझ गए ना दोस्तों कैसे करना है इसको। आप लोग बस आप लोग मेरे साथ बने रहें दोस्तों, मैं टॉपिक का अच्छे से करा दूंगा आपको, ऐसे ही हर चीज़ को डिवाइड कर करके आराम से इजी वे में, कोई दोस्तों नहीं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा आपदा, क्योंकि आपदा प्रबंधन, पहले हम लोग आपदा जान लेना कैसे कौन सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आपदा का हम लोग पहली चीज़ तो ये जाने कि आपदा क्या है, इसकी परिभाषा, हर चीज़ की एक डिफिनेशन होती है दोस्तों, उसको मुझे बताना पड़ेगा ना कि क्या होता है आपदा, क्या होती है। कोई पूछ ले आपदा क्या है, तो इसमें लिखना है इसका तात्पर्य, लिखते चलिएगा साथ मेरे साथ दोस्तों। इसका तात्पर्य ऐसी प्राकृतिक तथा मानवीय घटनाओं से है जिनका व्यापक तथा अवांछनीय प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं आपदा। आपदा का मतलब होता है इसका तात्पर्य ऐसी प्राकृतिक तथा मानवीय घटनाओं से है जिनका व्यापक तथा अवांछनीय प्रभाव, ये शब्द याद रखना है, व्यापक
अवांछनीय प्रभाव, यानी व्यापक कोई भी ऐसी घटना जिसका मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है वो आपदा होती है। और जिनका मान लीजिए भूकंप है, भूकंप आया, एग्जाम्पल के तौर में अगर बता दूं, जैसे भूकंप आया और भूकंप से कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे मानव जीवन को प्रभावित हुई, जैसे कि ना कोई नुकसान नहीं हुआ। कभी कभी होता है कि भूकंप आया और कोई नुकसान, बिना नुकसान के भूकंप चला गया, तो वो क्या होगी, एक घटना है, ठीक है, वो एक प्राकृतिक घटना है, वो होती रहती है, प्राकृतिक घटना है तो चलती है, होती रहती, बट उससे किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ हमारे मानव जीवन में, या मानव की किसी ना कोई उसकी आर्थिक, ना सामाजिक, ना सांस्कृतिक कोई भी जो गतिविधियाँ वो उसकी बाधित नहीं हुई, तो वो सिर्फ एक घटना के तौर पर देखी जाएगी। बट वही घटना भूकंप की, मान लीजिए तीव्र गति से उसकी, है ना, उसकी तीव्रता तेज है भूकंप की, और वो आया और उसने क्या किया, घर गिरा दिए, काफ़ी कुछ नुकसान कर दिया, तटवर्ग तोड़ दिए, तो उससे क्या होगा, मानव जीवन प्रभावित हो जाएगा। और मानव जीवन अगर बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर अगर प्रभावित होगा तो भी वो घटना ही रहेगा, आपदा नहीं, बड़े पैमाने पर प्रभावित हो। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, उससे क्या हुआ था, मानव जीवन व्यापक, ठीक है ना, व्यापक स्तर पर प्रभावित हुआ था, तो वो आपदा थी। आपदा और घटना में यही फर्क होता है। आपदा में क्या होता है, मानव जीवन बहुत ही ज़्यादा तरीके से प्रभावित हो जाता है, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी गतिविधियाँ एकदम ठप्प सी हो जाती हैं लगभग, ठीक है, तो वो सी चीज़ होती है। यानी अगर आपदा का अगर डिफिनेशन कहेंगे तो इसका तात्पर्य ऐसी प्राकृतिक तथा मानवीय घटना से है जिनका व्यापक तथा अवांछनीय प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। तो ये हो गई दोस्तों आपदा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, ठीक। अब दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, तो इसमें मैंने ये भी लिखा है कि प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाएं, यानी जो आपदा है वो प्राकृतिक घटनाओं से भी हो सकते हैं और मानवीय द्वारा भी जो उत्पन्न कुछ घटनाएं हैं मैंने लिखा भी दी है, ठीक है ना, मैंने आपको डिवीजन पहले ही करा के दिखा दिया। बट इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एक चीज़ आपको आप लिखते चलिएगा, पैराग्राफ चेंज करके, वर्तमान समय काल में कई विभिन्न घटनाएं, कई विभिन्न घटनाएं मानवीय घटनाएं नहीं, आपदाएं, सॉरी, कई विभिन्न आपदाएं मानवीय गतिविधियों वर्तमान समय काल में कई विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं, दोस्तों इसको थोड़ा दोस्तों सही कर लीजिए, विभिन्न प्राकृतिक, सॉरी प्राकृतिक, कई विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं, इधर लिख लीजिएगा आपदाएं, थोड़ा सॉरी दोस्तों मैं इसमें ध्यान नहीं कर पाया, आपदाएं, कई वर्तमान समय काल में कई विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुई है। आप इसको समझिएगा दोस्तों, वर्तमान समय काल में कई विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुई हैं, यानी कई प्राकृतिक घटनाएं ऐसे हैं जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न हुई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, उदाहरण के अगर लिखना है दोस्तों, इसमें उदाहरण लिखिएगा, ये दोस्तों एक क्वेश्चन की फॉर्म में हो, क्योंकि कभी पूछ सकता है कि क्या कभी प्राकृतिक घटनाएं जो है मानवीय हस्तक्षेप से हो सकती हैं, तो हो सकती हैं, ठीक है। तो उदाहरण में अगर मैं बात करूं तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं इसको ऐसे करके लिख दे रहा हूं, दो थी, बता देता हूं मैं, 2017 में 2017 की चेन्नई बाढ़, ऐसे लिख लेना जैसे मैं लिख रहा, चेन्नई बाढ़, और 2018 की केरल बाढ़, जो आपदा थी, केरल बाढ़ जो आपदा थी, ठीक है ना, उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक मानवीय आपदा करार दिया है, यानी मानवीय गतिविधियों का हस्तक्षेप के कारण उन जो हैं वो घटनाएं जो हुई घटित हुई हैं, यानी वो जो आपदाएं हैं वो आपदाएं आती हैं। यानी 2018-17 में जो चेन्नई बाढ़ आया था वो, और 2018 में जो केरल बाढ़ आई, उनको सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आपदा करार दिया था, ठीक है दोस्तों। तो यही मैंने लिखा है कि वर्तमान समय काल में कई विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुई हैं, ठीक है ना। तो कई ऐसी घटनाएं हैं जो मानवीय गतिविधियों के कारण, जैसे उत्तराखंड में जो आया था, उत्तराखंड में क्या हुआ था, बांधों का गैर प्रबंधन, है ना, भवनों का गैर मतलब अतार्किक तरीके से निर्माण, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो घटनाएं मानव ने उसमें हस्तक्षेप किया प्राकृतिक चीज़ों में, और जब वो प्राकृतिक अपने विकराल रूप में या अपने अस्तित्व में आई तो फिर से उसको मानव को उसने
आपदा के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, वर्तमान समय काल में कई विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुई। मैंने ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसलिए लिया है, उच्चतम न्यायालय लिख लेना, ठीक है, मैंने SC लिखा है सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्टेटमेंट दिया इस पर, तो इसीलिए मैंने इसको कोट किया यहाँ पे। तो जो 2017 में जो चेन्नई बाढ़ आया था और 2018 में जो केरल बाढ़, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मानव गतिविधियों के कारण जो मानवीय जो आपदाएं हैं, है ना, उसको मानवीय आपदा करार दिया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ है दोस्तों, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने दोस्तों, तो लिखा। ठीक है दोस्तों, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको दोस्तों, ये रहा मेरा रजिस्टर। अब इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये तो हो गया आपदा। फिर मैं इसमें फिर क्या लिखा है मैंने, फिर मैंने इसमें लिखाऊंगा कि मतलब फिर इसमें लिखना है, फिर इसमें देखो अब इसका क्या है कि मैंने बताया कि आपदाएं दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, तो आपदाएं जो होता है ना, आपदाएं मैंने बताई दो तरीके से होती है, एक तो प्राकृतिक और मानवीय। तो वो आप लोगों ने देख लिए दोस्तों। अगर उसको लिखना डिवीजन में जैसे कैसे करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे, तो उसमें लिख देंगे उनकी प्रकृति तथा सृजन के आधार पर, है ना, यानी जो आपदा है उनकी प्रकृति तथा सृजन के आधार पर लिख दो, आपदाएं लिख दो, आपदाएं आपदाओं की सृजन तथा प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है, किया जाता है। कौन कौन सी दोस्तों, पहली आपदाओं की सृजन तथा प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन सी पहली, तो दोस्तों मैंने लिखा ये प्राकृतिक आपदा, आपदा, दूसरी दोस्तों मानवीय आपदा, लिखाया मैंने ये, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ लिखाई मैंने। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीधे प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं, और प्राकृतिक आपदा में दोस्तों हमारा आपका जो टॉपिक रहेगा सीधे बाढ़ लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक आपदा मैंने आपको डिवीजन करा रखा है वहाँ पे ना, उसी वजह से मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। अब सीधे यहाँ पे आपको प्राकृतिक आपदा, और प्राकृतिक आपदा में कौन सी चीज़ है, बाढ़ पढ़ना है आपको। तो सीधे आप लोग टॉपिक डालिएगा दोस्तों बाढ़, है ना, बाढ़ के, ठीक है ना, बाढ़ डालिए, बाढ़ के फलस्वरूप उत्पन्न आपदा, है ना, आप बाढ़ डालिए बस खाली ऐसे बाढ़, और उसकी वजह से आप लिखते चलिए, ठीक है ना। तो दोस्तों बाढ़, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बाढ़ क्या होता है, यानी जो फ्लड होता है, फ्लड इंग्लिश में जिसको बोलते हैं फ्लड, फ्लड क्या होता है, ठीक है ना। तो टॉपिक हमारा आ गया दोस्तों, बाढ़ शुरू हो गया, और दूसरों इसमें फ्लड, फ्लड क्या होता है। तो देखिए दोस्तों हम थोड़ा तेज़ी से, मैंने क्या बताया कि तेज़ी से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि चीज़ें कवर करनी है दोस्तों, तो क्वेश्चन भी हो जाए और टॉपिक रह भी ना जाए, वरना फिर क्या है कि मैं इसको बहुत और गहराई में जाके बता सकता हूँ, बट मैं यहाँ बच रहा हूँ क्योंकि उतना डिमांड नहीं है पेपर की ना, जितनी डिमांड है उसी हिसाब से हम लोग पढ़ते चलेंगे, तो चीज़ें हम लोग समझते भी चलेंगे, कुछ रह भी नहीं जाएगा और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे भी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि बाढ़, बाढ़ का दोस्तों, बाढ़ क्या होता है, बाढ़ दोस्तों जैसे कि मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, मैं इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। जैसे कि ये कोई क्षेत्र है और इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी आ रहा है, सामान्य पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर वाला मान लीजिए कोई क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें पानी नहीं, बिल्कुल जल रहित रहता है, वो कभी उसमें पानी नहीं रहता है, ठीक है ना। फिर क्या हो जाए, इस वाले जो पानी में अब जो जल की मात्रा इसमें है ये सामान्य जल की मात्रा है, बट अचानक क्या हो जाए,
इस जो जल की मात्रा है इसमें अचानक क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, यानी इस जल का जो क्षेत्र है, इस जल के क्षेत्र में जल की मात्रा में अचानक तीव्र गति से वृद्धि हो जाए, यानी इसमें वृद्धि हो जाए और ये क्या हो जाए, अब ये फ्लड करने लगे, दूर दूर से बनने लगे, तो इसी को बाढ़ कहते हैं। एक तो ये इसकी स्थिति रहती है। दूसरा स्थिति यह रहता है, मान लीजिए कोई किसी क्षेत्र में पानी है ही नहीं और वो जो जल रहित क्षेत्र है और वो क्या हो जाए, अचानक जलमग्न हो जाए, तो उसको भी क्या होते हैं, उस स्थिति को भी बाढ़ बोलते हैं। तो बाढ़ दो स्थितियों में हो सकती है। ये तो एक तो ऐसा कि जिस क्षेत्र में जल है और उस जल क्षेत्र, कोई क्षेत्र है जिसमें जल है और उस जल क्षेत्र की मात्रा में अचानक क्या हो जाए, जल के क्षेत्र में मतलब जल का जो है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाए अचानक, और इतनी ज़्यादा वृद्धि हो जाए कि वो थोड़ा फ्लड करने लगे, है ना, बहने लगे अगल बगल से, तो वो क्या हो जाए, एक तो वो बाढ़ की स्थिति होगी। दूसरा वो होगा जहाँ पे कभी जल रहित है क्षेत्र, कोई ऐसा है जिसमें जल है ही नहीं और वो अचानक क्या हो जाए, वो जलमग्न हो जाए, तो उस स्थिति को क्या हो गया, बाढ़ कहेंगे। तो बाढ़ दो स्थितियों में हो सकती है। डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जहां जिस दौरान किसी क्षेत्र में, किसी जल क्षेत्र में, सॉरी, जिस दौरान किसी जल क्षेत्र में जल की मात्रा में अचानक मतलब बारिश के कारण या किसी कारण अचानक तीव्र, जल की मात्रा में अचानक तीव्र वृद्धि हो जाए, साथ ही साथ, इसी के साथ वाले साथ ही साथ किसी जल रहित क्षेत्र, साथ ही साथ जल रहित क्षेत्र अचानक जलमग्न हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, जलमग्न हो जाए, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। बाढ़ एक ऐसी स्थिति जिस दौरान जल क्षेत्र में जल की मात्रा में अचानक तीव्र वृद्धि हो जाए, जिस दौरान क्या होगा, किसी जल क्षेत्र में जल की मात्रा में अचानक तीव्र वृद्धि हो जाए तथा साथ ही साथ जल रहित क्षेत्र अचानक जलमग्न हो जाए, तो वो क्या होगा, बाढ़ होगा। यानी किसी क्षेत्र में जल है और उसमें अचानक जल में वृद्धि हो जाए तो भी बाढ़ की स्थिति हो जाएगी, और कोई जल रहित क्षेत्र है और उसमें अचानक वो जलमग्न हो जाए, जल रहित क्षेत्र अचानक जलमग्न हो जाए तो भी वो बाढ़ की स्थिति पैदा कर देगा। तो ये दो चीज़ों की बाढ़ की स्थिति है ना, यानी बाढ़ की परिभाषा है ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लिख लो इसको जल्दी से। हो गया, चलो इसको लिख डालते हैं फट से फिर। और देखो, अब ये तो बाढ़ की स्थिति वो हो गई परिभाषा। अब इसमें जानते कि बाढ़ की स्थिति क्या है, हमारे देश में बाढ़ की क्या स्थिति है, तो ये जान लेते हैं। हेडिंग डालना है बाढ़ की स्थिति, हेडिंग डालना है बाढ़ की स्थिति। भारत में बाढ़ की स्थिति, भारत में बाढ़ की स्थिति ये हो जाएगा। इसमें क्या लिखना है, भारत, इसमें एक मैं डाटा लिखा दे रहा हूँ, उसको याद रखना है, पूछ सकता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1980 के अनुसार, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1980 के अनुसार भारत का 40 मिलियन
हेक्टेयर क्षेत्र 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। ठीक है ना। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1980 के अनुसार भारत का 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अरे यार ठीक दोस्तों। तो ये हो गया हमारा बाढ़ की बात हुई, स्थिति की बात में, इस रिपोर्ट की एक बात होगी। अब इसमें दोस्तों ये जानते हैं कि बाढ़ आता किसका, इसके लिए क्या उत्तरदायी कारण क्या होते हैं। ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्र में बाढ़ क्यों आ जाते हैं ये जान लेते हैं फट से। 2 मिनट का 5 मिनट लगेगा। तो अलग अलग, अब इसमें हेडिंग रहेगा भारत के, हेडिंग दोस्तों डालना है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारक, यानी बाढ़ क्यों आता है वो लिखना। उत्तरदायी, इधर लिख दे रहा हूँ, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारक। ठीक है ना। तो अब देखो दोस्तों, मैं आपको मैप बनाता हूँ। मैप की थोड़ी प्रैक्टिस आपको भी करना चाहिए। ज्योग्राफी अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो मैं आप लोगों को मैप की प्रैक्टिस करा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है। थोड़ा यहाँ पे नीचे गड़बड़ा गया। ठीक है। तो ये भारत का ज्योग्राफी में मैप बनाना आना ही चाहिए। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो आपदा प्रबंधन में मैप कहाँ से आ गया। तो वो मैं ला देता हूँ। मैं हर जगह पे मैप कहीं ना कहीं ला के घुसे ही देता हूँ। ठीक है। कि मैप बिना कुछ भी हो नहीं समझ में आएगा आपको। तो ये मैप है। तो दोस्तों इस मैप को हम लोग बाढ़ के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे कि बाढ़ का जो क्षेत्र है हर जगह पे कि कोई दूसरा रीजन रहता है। अब देखो हम लोग उसको 4 क्षेत्र में बांट देंगे। जैसे कि बात करें तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हमारा जम्मू कश्मीर आता है दोस्तों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर इधर जैसे कि इधर फिर हमारे पूर्वी राज्य जो हैं, असम को छोड़कर पूर्वी राज्य, उनको नॉर्थ ईस्टर्न जो इसके उत्तर पूर्वी राज्य इनको बोलते हैं, वो क्या होते हैं पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य हैं। तो इनको पहाड़ी राज्य बोल देंगे। जैसे में पहाड़ी राज्य मैंने बता दी दोस्तों, उत्तराखंड है आपका, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है ना। और फिर नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट है, उत्तर पूर्व के राज्य के जितने स्टेट हैं। फिर इसके बाद दोस्तों एक आ जाता है हमारा उत्तर भारत का मैदान, जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, है ना। उत्तर भारत में मतलब जो ये वाले राज्य हैं, जो यूपी है ना। उत्तर भारत के जो मैदान वाले, जो यूपी है, बिहार है, एमपी है, ये बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है ना। तो ये सारी चीज़ आ जाएंगी। फिर दूसरे दोस्तों फिर होते हैं कुछ तटीय राज्य होते हैं। ठीक है ना। और कुछ दक्षिणी राज्य होते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो होता है अलग अलग रीजन से बाढ़ आते हैं। ठीक है ना। तो वही करेंगे हम लोग। तो पहला डालेंगे दोस्तों पहाड़ी राज्य, भारत के पहाड़ी राज्य में बाढ़, है ना। पहाड़ी राज्य, भारत के पहाड़ी राज्य। अब बाढ़ के लिए हमने लिखा है ना कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारक। तो पहाड़ी राज्य जो होते हैं, पहाड़ी राज्य, उनमें बाढ़ क्यों आते हैं। ठीक है ना। तो उनके लिए देखो पहला रीजन क्या रहेगा। पहला रीजन तो रहेगा दोस्तों अति वर्षा, यानी अत्यधिक वर्षा। ये तो भाई अत्यधिक वर्षा, अब जब पानी नहीं रहेगा तो बाढ़ कैसे आ जाएगा। अत्यधिक वर्षा एक तो ये रहेगा ही रहेगा। ये तो कंपोनेंट है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कारक है नहीं। एक तो ये रहेगा। दूसरा इसमें दोस्तों अब देखो क्या होता है, जब आप पहाड़ देखेंगे, पहाड़ों में क्या होता है दोस्तों, ये ऐसे घाटियां, ऐसे होता है पहाड़। ठीक है ना। तो ये दोस्तों अब इंसान जो रहता है, इंसान की अगर मैं बात करूं तो इंसान यहाँ तो रहता नहीं है इस जगह पे, इंसान रहता है यहाँ पे पहाड़ों में, पहाड़ी जो इलाके हैं जैसे, तो वो इस घाटी में रहता है, इसको घाटी बोलते हैं, यहाँ रहता है। तो जो होता है इसमें देखो, इसमें क्या होता है, घाटी क्षेत्र में निवास करने के कारण
अत्यधिक जल का भराव। एक तो ये भी कारण है इसका, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे अत्यधिक जल का भराव, अत्यधिक जल का भराव, जल का भराव। दोस्तों समझिए इसको, बात को, मेरी बात ये समझिए आप। घाटी क्षेत्र में निवास करने के कारण अत्यधिक जल का भराव, क्योंकि मनुष्य जो है वो जो हिमालय क्षेत्र में वो घाटियों में रहता है। इस जगह पे ये घाट, यहाँ पे अब रहना उसका संभव नहीं मानव जीवन के लिए, तो यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए दोस्तों, बारिश होगी तो पहाड़ों में ऐसे बारिश होगी यहाँ पे, अब वो पानी सारा कहाँ से, पहाड़ों से ढनक के सीधे कहाँ, घाटियों में आएगा। तो जब घाटियों में दोस्तों आएगा तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, पानी का मात्रा जो लेवल है वो और बढ़ जाएगा। एक तो बारिश हुई नॉर्मल, वो तो ठीक है। अब मैदानी इलाकों में क्या होता है, पानी जिधर बरसा उधर निकल गया, जगह मिल गया। बट पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, वो घाटियों में ही पानी आता है हमेशा। तो उससे वजह से क्या होगा, पहाड़ों पे बारिश हुई बट वो सारा पानी क्या होता है, घाटी में आ जाता है। इस वजह से क्या होता है, घाटी के क्षेत्र में जो बसे हुए क्षेत्र होते हैं, है ना, जो बसे लोग होते हैं, उनको क्या होता है, उनको दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, घाटी के क्षेत्र में निवास करने के कारण अत्यधिक जल का भराव, एक तो ये बाढ़ का कारण होता है हिमालय क्षेत्र में, ठीक है ना। तीसरा दोस्तों, हिमस्खलन, 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 है ना। हिमस्खलन मतलब जो ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे कि अभी आप उत्तराखंड जब देख, उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, ऋषिगंगा वाला, ऋषिगंगा में जो बाढ़ आई थी उसका क्या रीजन था, ग्लेशियर टूट के गिरा था कि नहीं टूट के गिरा था। तो वो टूटने की वजह से ही हिमस्खलन हुआ था। वो हिमस्खलन की वजह से क्या हुआ था, उस क्षेत्र में क्या होगा, एक तो देखो हिमस्खलन यहाँ है, इस पहाड़ के इलाके पे वो टूटा और यहाँ से घर्षण करते हुए आया। एक तो घर्षण करते हुए जब आएगा वो, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ की घर्षण के कारण क्या होगा, यहाँ पे वो क्या होगा, पानी यहाँ पे जमा कर देगा। अब पानी सारा तो घाटी में आएगा, तो इस वजह से भी कभी कभी हिमस्खलन के बीच भी बारिश आती। तो एक तो ये हो गया। और चौथा दोस्तों, मिट्टी की प्रकृति, मिट्टी की प्रकृति। तो ये चार कारण होते हैं। मिट्टी की प्रकृति कैसे, अब जैसे कि अगर आप ये हिमालय वाला जो क्षेत्र देखें, इसमें क्या होता है, अवसादी मिट्टी होती है दोस्तों। अवसादी मिट्टी क्या होती है, वो कमजोर होती है थोड़ी, है ना। अवसादी मिट्टी जो होती है थोड़ी कमजोर होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ये हिमस्खलन गिरता है, तो जब हिमस्खलन रगड़ करते गिरता है, तो ये क्या होता है, यहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं, अब हिमालय में मिट्टियों से रगड़ते हुए जाएगा सीधे, तो यहाँ से क्या होगा, ये मिट्टी तोड़ देता। अब ये मिट्टी जब तोड़ेगा तो कहाँ, घाटियों में लाके जमा करेगा। अब जब घाटियों में लाके जमा करेगा तो उसके पानी का जो स्तर क्या होगा, और ऊंचा हो जाएगा। पानी का स्तर क्या होगा, अभी पानी नॉर्मल बह रहा है, अब फिर इसमें क्या होगा, इसमें अभी मिट्टी डाल दे उसकी तलहटी में, इसकी मिट्टी आ जाएगी इसकी तलहटी में, तो क्या होगा, और पानी का स्तर क्या होगा, और ऊंचा हो जाएगा। तो इस वजह से भी क्या होता है, मिट्टी की प्रकृति की वजह से, हिमस्खलन के वजह से, घाटी के क्षेत्र में निवास करने के कारण, अत्यधिक जल भराव के कारण और अत्यधिक वर्षा कारण, ये सारे कारण क्या होता है, पहाड़ी राज्यों में जो बाढ़ आती है उसका ये रीजन होता है, ये उसके उत्तरदायी कारक होते हैं। ये हो गया दोस्तों, जल्दी जल्दी दोस्तों करिए, हो गया होगा ना दोस्तों, समझ गए, ठीक है दोस्तों, आप लोग थोड़ा जल्दी, ठीक है। ये हो गया। दूसरा दोस्तों, उत्तरी भारत, यानी ये वाले जो मैदान है, ठीक है ना, यानी इसमें मैंने कौन कौन से स्टेट बताए थे, इसमें मैंने बताया था कौन कौन से, जैसे पहाड़ी राज्य वाले, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, और जो पूर्वी राज्य है ना, मतलब उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनको, वो जो है वो आते हैं हमारे पहाड़ी राज्य में। फिर दूसरा में, इसमें दूसरे में क्या होगा दोस्तों, उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत के मैदानी राज्य, इसका दोस्तों रुकना, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर भारत के मैदानी राज्य, इनमें क्या होगा दोस्तों, मैदानी राज्य के लिए रीजन क्या है दोस्तों, अगर देखना चाहें तो हम लोग, इसमें दोस्तों रीजन क्या है, पहला रीजन तो दोस्तों यही। अब मैदानी राज्य में कौन कौन से दोस्तों, अगर मैं इनकी बात करूं तो जैसे यूपी है हमारा, यूपी के बाद एमपी है, जैसे हमारा बिहार है हमारा दोस्तों, उत्तर भारत के मैदानी राज्य है ना। और जैसे दोस्तों फिर मैंने लिख भी दिया उत्तर, फिर इसके बाद जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, ये जो राज्य हैं, ठीक है ना, इनमें बाढ़ आने का क्या कारण है, अगर मैं इनकी बात करूं दोस्तों, तो पहला रीजन दोस्तों इसमें क्या होता है, अत्यधिक वर्षा, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो कॉमन फैक्टर है हर जगह, अत्यधिक वर्षा। दूसरा दोस्तों, बांधों का गैर प्रबंधन, क्या रहेगा दोस्तों, बांधों का, जो बांध बनते हैं ना, गैर प्रबंधन, ठीक है दोस्तों। तीसरा दोस्तों इसमें क्या होगा, मिट्टी की प्रकृति। अब इसमें भी फिर समझना होगा, इसमें मिट्टी की प्रकृति कैसे काम करती है, मिट्टी की प्रकृति यानी मिट्टी की जो कैसी है मिट्टी, उस पर डिपेंड।
तो बांधों, अत्यधिक वर्षा तो समझ में आ गया। बांधों का प्रबंधन कैसे? दोस्तों बांध क्या होते हैं हमारे लिए, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है उनका और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। सकारात्मक प्रभाव जैसे कि जहाँ जल की कमी है वहाँ बांध बना के हम लोग जल का जो क्या कहते हैं नदी का जो बहाव है उसको दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं, सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस से क्या है कि जैसे बांधों का गैर प्रबंधन क्या है कि अभी जैसे उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी वो बांध ही तो टूटा था दोस्तों। अब उस बांध का कोई, क्योंकि हम लोग विकास के क्रम में इतना ज़्यादा हम लोग वो मसरूफ़ हो गए हैं कि हम लोग प्रकृति को के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने लगे हैं। तो हम लोग ने उसको बांध का ऐसा बनाया था, उसका गैर प्रबंधन ही तो कहो उसको। अब वो बांध टूटा, ठीक है ना, वो बांध टूटा तो उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आपदा हुई और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसी तरीके से देख लो कि बांध का जो गैर प्रबंधन होता है वो भी यूज़ कर काम होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो बांधों का गैर प्रबंधन वहाँ भी लिख सकते थे, बांधों का गैर प्रबंधन पहाड़ी राज्य में भी कोई दिक्कत, बट यहाँ पे ज़्यादा काम करता है बांधों का गैर प्रबंधन। दूसरा मिट्टी की प्रकृति। अब मिट्टी की प्रकृति की जैसे बात करें, देखो क्या होता है। जैसे ये नदी बह रही है दोस्तों, ये नदी बह रही है दोस्तों, इस नदी के किनारे मान लीजिए ये नदी पहले ऐसे हुआ, अब इसमें तेज़ बारिश हुई। जब तेज़ बारिश होगी तो ये क्या होगा, इसके किनारे पे जो मिट्टी लगी होगी, अब ये मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी और ये कमज़ोर मिट्टी होती है, तो पानी के तेज़ बहाव से क्या होता है, ये कटने लगती है मिट्टी। अब जब मिट्टी कटने लगती है तो क्या होती है, ये बीच में नदी के तलहटी में जमा हो जाती है। अब जब नदी के तलहटी में जब जमा होगी तो पानी का उभार क्या होगा, और ऊपर हो जाएगा। भाई क्या होता है, बाल्टी भरी पानी, आधी बाल्टी पानी भरिए, उसमें 4 पत्थर के टुकड़े डाल दीजिए, क्या होगा, पानी का स्तर क्या होगा, ऊंचा हो जाएगा बाल्टी में। ऐसे ही क्या होता है, इसमें ये होता है, मिट्टी किनारे जमा होती है और बाढ़ आई तो इस मिट्टी को क्या हुआ, काटा और इस मिट्टी को तलहटी में लाके जमा कर दिया नदी के। अब जब नदी के तलहटी में जमा होगा तो नदी के पानी का स्तर क्या होगा, ऊंचा हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है, मिट्टी की प्रकृति। और ये मिट्टी कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल होती है, बहुत कमजोर होती है, हम ये तो पढ़े जानते ही हम लोग ज्योग्राफी में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये भी होता है उत्तर भारत के मैदानी राज्य में, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा दोस्तों, तटीय राज्यों में क्या होता है, बाढ़ का रीजन। तटीय राज्य कौन कौन से, ये तो आप जान ही रहे ना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वाले जो राज्य हैं, 9 राज्य होते हैं, उनमें क्या होता है रीजन। पहला तो दोस्तों वर्षा, ठीक दोस्तों, वर्षा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा। और दूसरा दोस्तों होता है चक्रवात, ठीक है ना, यानी तटीय जो राज्य हैं चक्रवात भी इनके जो होता है बाढ़ का कारण होता है, ठीक है दोस्तों। चक्रवात, अत्यधिक वर्षा एवं चक्रवात, ठीक। तो ये 2 चीज़ हो गई, समझ में आ गया। क्योंकि चक्रवात अब हमेशा क्या होता है, समुद्री तट के इलाके में आता है, ना कि यहाँ पे चक्रवात कभी नहीं सुनने को मिला है। चक्रवात हमेशा पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में आपको सुनने को मिला है। तो इसलिए चक्रवात की वजह से भी क्या होता है, बाढ़ होता है, क्योंकि चक्रवात अपने साथ क्या होता है, बारिश लेके आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया चक्रवात। फिर इसके बाद दोस्तों, अब ये 2 रीजन इसमें समझ में आ गया, अत्यधिक वर्षा इन चक्रवात, समझ में आ गया होगा, क्योंकि तटीय राज्य है तो चक्रवात के कारण वर्षा होगी। फिर चौथा दोस्तों, दक्षिणी राज्यों में। तो दक्षिणी राज्यों में जैसे कि हम जान ही गए हैं, है ना, दक्षिणी राज्य। अब दक्षिणी राज्य में क्या होगा, बाढ़ का क्या लिखिएगा, उत्तरायण के लिए क्या उत्तरदायी कारण है दक्षिणी राज्य में। दक्षिणी राज्य में हमारा देखो तटीय राज्य भी सेम ही है, और कुछ अंदर जो दक्षिणी राज्य के जो अंदर आता है। अब जैसे कि हम लोग तमिलनाडु करें तो ये भी तटीय राज्य भी तो है, जैसे आंध्र प्रदेश कहें तो ये भी तटीय राज्य है, केरल, कर्नाटक, गोवा, ये सब तटीय राज्य ही हैं। बट इसके अंदर भी तो बाढ़ आता है भाई, समुद्र के तट के किनारे तो चलो